नमस्ते। आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हमारे पास 19वीं सदी का एक मेडिकल दस्तावेज है जिसका नाम है एकोनिटम नेपलिस। जिसे आमतौर पे मॉन्कशूट भी कहते हैं। हाँ, मॉन्कशूट। और हमारा मिशन है इसके कोड को तोड़ना। मतलब ये समझना कि उस समय के डॉक्टर किसी बीमारी को कैसे देखते थे। बिल्कुल। और ये आज की मेडिकल सोच से कितना अलग है और कितना कह सकते हैं अजीब भी है। तो ये दस्तावेज सिर्फ एक दवा की लिस्ट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी कहानी बताता है। एक खास तरह का इंसान, एक खास तरह का माहौल और एक बहुत ही खास तरह की मानसिक हालत। इसे समझना असल में एक अलग मेडिकल दुनिया को समझने जैसा है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सोर्स में सबसे पहली और जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये है कि ये दवा किन लोगों पर सबसे अच्छा काम करती है। हाँ। ज्यादातर घर में रहती हैं और सुनिए, जिनके बाल और आंखें गहरे रंग की हैं और मांसपेशियां मजबूत हैं। एक मिनट, ये क्या है? ये किसी दवा का वर्णन है या किसी नॉवल के कैरेक्टर का? इतना स्पेसिफिक क्यों? यही यही इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प पहलू है और यही हमें उस दौर की सोच में ले जाता है। अच्छा। देखिए, आज हम बीमारी को बैक्टीरिया या वायरस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जर्म थ्योरी से पहले का नजरिया है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच कहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। हाँ, मतलब इसमें माना जाता था कि इंसान के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव, उसकी जीवन शैली ही तय करती है कि उसे कौन सी बीमारी होगी। वो जमीन पर ध्यान दे रहे थे, बीज पर नहीं। ओह, तो ये गहरे बाल और मजबूत मांसपेशियां सिर्फ अजीबोगरीब डिटेल्स नहीं है, बल्कि ये उस समय की मेडिकल प्रोफाइलिंग का हिस्सा थी। बिल्कुल। और गतिहीन जीवन या सेडेंट्री लाइफस्टाइल का जो जिक्र है, हाँ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि शरीर में ऊर्जा का बहाव कहीं रुका हुआ है। वो इंसान ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उसका सिस्टम बाहरी बदलावों के लिए ज्यादा संवेदनशील है। और यहीं से कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है। कौन सा? बाहरी माहौल। दस्तावेज कहता है कि बीमारियां सूखी ठंडी हवा के झोंके से शुरू होती हैं, या फिर जब किसी को पसीना आ रहा हो और अचानक ठंडी हवा लग जाए। पसीने का रोक जाना, मतलब चेक्ड पर्स्पिरेशन। ये सुनने में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट लगता है ना? आज का कोई डॉक्टर तो ऐसा नहीं कहेगा। नहीं कहेगा। उस समय यह माना जाता था कि शरीर पसीने के जरिए एक तरह से जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है। ठीक है। और अगर ठंडी हवा उस प्रक्रिया को अचानक रोक दे तो वो बुरी चीज या टॉक्सिन शरीर के अंदर ही फंस जाता है और तेजी से बीमारी पैदा करता है। ये एक बाहरी शॉक या झटके की तरह है जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। हाँ, आपने बाहरी झटके की बात की, जैसे ठंडी हवा। स्रोत बताता है कि ऐसा ही एक मानसिक झटका भी है जो इस दवा का सबसे बड़ा लक्षण है। मैं उस डर वाले हिस्से की बात कर रही हूँ। वो तो वाकई में बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, और यहीं पर यह दस्तावेज अपनी पूरी ताकत दिखाता है। इसमें लिखा है, मन का बड़ा भय और चिंता, साथ में बहुत अधिक घबराहट। ये कोई मामूली बेचैनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतना गहरा डर है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि वो मरने वाला है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, वह अपनी मृत्यु का दिन भी बता देता है। मतलब ये सिर्फ मुझे ठीक नहीं लग रहा वाली बात नहीं है, ये तो पूरा ड्रामा है। मैं मरने वाला हूँ और मैं तारीख भी बता सकता हूँ। बिल्कुल, किसी फिल्म के सीन जैसा। और ये डर भी बहुत खास तरह का है, जैसे भीड़ में जाने का डर, सड़क पार करने का डर। एक लाइन है, डर से जीवन दुखी हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी को हल्का बुखार भी है तो उसके साथ ये मौत का खौफ और भयानक बेचैनी जुड़ी होगी। सही कहा। यह सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं है, ये एक अस्तित्व का संकट है। हैनेमैन का एक कोट भी दिया गया है जो कहता है, जब भी एकोनाइट चुने तो सबसे पहले मन और आत्मा के लक्षणों पर ध्यान दें। मतलब ऐसी बेचैनी और अशांति जिसे शांत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब साफ है कि ये डर और घबराहट ही इस दवा की असली पहचान है। अगर ये नहीं है तो बाकी लक्षण उतने मायने नहीं रखते। एक मिनट, सोर्स में एक और बात लिखी है कि संगीत असहनीय लगता है और उदास कर देता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। आमतौर पर तो संगीत आराम पहुंचाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो इसका क्या मतलब है? क्या व्यक्ति का नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा उत्तेजित है कि कोई भी बाहरी चीज, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो, उसे और परेशान कर देती है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है। ये दिखाता है कि उस व्यक्ति की सहन शक्ति एक तरह से खत्म हो चुकी है। उसकी नसें एक खिंचे हुए तार की तरह हैं, जिसे जरा सा भी छूने पर वो बुरी तरह झंझना उठता है। अच्छा। संगीत जो सामान्य अवस्था में सुखद होता है, उस अति संवेदनशील अवस्था में एक हमले जैसा लगता है। और ये मानसिक डर सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहता है ना, शरीर पर भी इसका सीधा असर दिखता है। हाँ, बिल्कुल।
सोर्स में एक लक्षण का जिक्र है जो इस कनेक्शन को बहुत साफ दिखाता है। लेटने के बाद उठने पर लाल चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, या इंसान बेहोश होकर गिर जाता है और फिर दोबारा उठने से डरता है। हाँ, और यही मानसिक बेचैनी और घबराहट हमें इसके बाकी शारीरिक लक्षणों में भी दिखाई देती है। जैसे बुखार को ही ले लीजिए। दस्तावेज में सिर्फ ये नहीं लिखा कि तेज बुखार, पूरा विवरण है। त्वचा सूखी और गर्म, चेहरा कभी लाल कभी पीला, बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीने की तीव्र प्यास। और फिर वही घबराहट। हाँ, और सबसे जरूरी, तीव्र घबराहट भरी बेचैनी, जिसमें व्यक्ति दर्द से तड़पता है। वो टॉसिंग अबाउट इन एगनी वाला हिस्सा बार बार आता है, मतलब दर्द से बुरी तरह तड़पना। और ये भी लिखा है कि ये तकलीफ शाम और रात में या किसी गर्म कमरे में और बढ़ जाती है। हाँ, ये बहुत अजीब है। आम तौर पर तो लोग बीमार होने पर गर्म कमरे में आराम महसूस करते हैं। हाँ, और यही वो बारीकियां हैं जिन्हें मॉडलिटीज कहा जाता है, यानी किन चीजों से लक्षण घटते या बढ़ते हैं। अच्छा। यहाँ गर्म कमरे में हालत बिगड़ना और खुली हवा में बेहतर महसूस करना, ये एक जरूरी सुराग है। ये हमें बताता है कि शरीर की अंदरूनी गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि उसे बाहरी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसे ताजी और ठंडी हवा की जरूरत है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चुनौती भी तो है। दस्तावेज में एक चेतावनी है कि एकोनाइट को केवल बुखार को नियंत्रित करने के लिए कभी नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है तो पहली कोशिश तो यही होगी कि बुखार कम किया जाए। ये नजरिया तो उस सोच के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये उस पूरे मेडिकल फिलॉसफी को दिखाता है। स्रोत ये कह रहा है कि बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक लक्षण है। तो असली बीमारी क्या है? असली बीमारी है वो डर, वो बेचैनी, वो प्यास, वो पूरा का पूरा पैटर्न। अगर आप सिर्फ बुखार को दवा से दबा देंगे तो आप शरीर के सिग्नल को बंद कर रहे हैं, बीमारी को नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आप उस पूरे पैटर्न को पहचान कर सही दवा देते हैं, इस मामले में एकोनाइट, तो वो बुखार समेत पूरी स्थिति को ठीक कर देगी। ये लक्षणों को दबाने के बजाय पूरे सिस्टम को संतुलित करने का नजरिया है। समझ गई। तो ये सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं है, ये पूरी तस्वीर का इलाज है। इसमें कुछ और भी बहुत खास शारीरिक परेशानियां बताई गई हैं, है ना? जैसे बच्चों के दांत निकलने से जुड़ी समस्या। हाँ, और वहां भी वर्णन बहुत जीवंत है। दांत निकालते बच्चों के ऐंठन, लेकिन सिर्फ ऐंठन नहीं। और क्या है? साथ में बताया है शरीर में गर्मी, मांसपेशियों का फड़कना, बच्चा अपनी मुट्ठी चबा रहा है, चिड़चिड़ा रहा है और चीख रहा है। ये एक पूरी फिल्म की तरह है, सिर्फ एक शब्द नहीं। और खांसी के बारे में भी, वो सिर्फ खांसी नहीं है, उसकी आवाज तक बताई गई है। बिल्कुल, आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। सूखी, कर्कश, गला घोंटने वाली, ऊंची और सीटी जैसी। वाह। ये इतना सटीक है कि कोई डॉक्टर मरीज की खांसी की आवाज सुनकर ही इस दवा के बारे में सोच सकता है। और एक और अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट डिटेल, क्या? ये खांसी सांस छोड़ते समय होती है, सांस लेते समय नहीं। ये दिखाता है कि अवलोकन कितना गहरा था। गजब। और ये पैटर्न फिर से दिखता है जब माहवारी से जुड़ी समस्या का जिक्र आता है। हाँ, माहवारी का रुक जाना, एमेनोरिया। लेकिन यहां भी संदर्भ सबसे जरूरी है। किस तरह का संदर्भ? ये उन युवा लड़कियों के लिए बताया गया है जिन्हें किसी डर या सदमे के बाद ये समस्या हुई हो। फिर से एक भावनात्मक झटके को एक शारीरिक समस्या की जड़ के रूप में देखा जा रहा है। हर लक्षण के पीछे एक क्यों और कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब दस्तावेज के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां दूसरी दवाओं के साथ इसके संबंध का जिक्र है। ये दवाओं का रिश्ता क्या है? क्या ये एक तरह का मेटा सिस्टम है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। मतलब ये सिर्फ अलग अलग दवाएं नहीं है, बल्कि एक नक्शा है कि बीमारी कैसे आगे बढ़ सकती है और उसे कैसे अलग अलग पड़ाव पे संभाला जा सकता है। बिल्कुल, ये होम्योपैथिक सोच का एक बहुत गहरा हिस्सा है। ये उपचारों को अलग थलग नहीं देखता, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखता है। जैसे दस्तावेज में लिखा है कि ये चोट के लिए आर्निका का पूरक है, या बुखार और अनिद्रा में कॉफिया का। लेकिन सबसे दिलचस्प लाइन है, एकोनाइट सल्फर का तीव्र रूप है। एकोनाइट सल्फर का तीव्र रूप है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो एक पहेली जैसा लगता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बताइए। मान लीजिए शरीर में आग लग गई है, यानी कोई तीव्र सूजन या इन्फेक्शन शुरू हुआ है। एकोनाइट उस आग पर फेंका गया पहला पानी का छिड़काव है। अच्छा। तेज, अचानक और हिंसक शुरुआत को संभालने के लिए ये उस शुरुआती शॉक को शांत करता है। लेकिन आग बुझने के बाद जो राख और मलबा बचता है और जो धीमी गति से सुलगने वाली आग रह जाती है, यानी जब बीमारी एक पुरानी अवस्था में चली जाती है। बिल्कुल,
उसे साफ करने का काम शायद सल्फर करेगा। तो ये बीमारियों को एक प्रक्रिया के रूप में देख रहा है, एक अकेली घटना के रूप में नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी जासूसी का सार निकालें, तो एकोनाइट किसी खास बीमारी की दवा नहीं है, बल्कि एक खास अवस्था की दवा है। सही। ये अवस्था सूखी, ठंडी हवा जैसे किसी बाहरी झटके या गहरे डर जैसे किसी अंदरूनी झटके से अचानक शुरू होती है। इसकी पहचान है अचानक और बेहिसाब डर, घबराहट और बेचैनी, हाँ, जिसके साथ तेज बुखार, तीव्र प्यास और कुछ खास शारीरिक लक्षण जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही। और इस पूरी तस्वीर में सबसे जरूरी किरदार डर और घबराहट का है। अगर वो नहीं है तो सोर्स के अनुसार ये एकोनाइट का मामला नहीं है, चाहे बुखार 104 डिग्री ही क्यों ना हो। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां किसी व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रिया को बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा माना जाता है। वाकई ये आज की सोच से बहुत अलग है, जहां हम अक्सर मानसिक और शारीरिक लक्षणों को अलग-अलग करके देखते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि एकोनाइट बीमारी के बिल्कुल शुरुआती चरण के लिए है, मतलब बीमारी के शरीर में कहीं जमने से पहले की अवस्था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई बीमारी की शुरुआत के उस सटीक क्षणिक पल को कैसे पहचान सकता है, और ये उस पूरी मेडिकल फिलॉसफी के बारे में क्या बताता है जो एक पूरी तरह से विकसित बीमारी का इलाज करने के बजाय सिस्टम पर लगे उस पहले झटके को ठीक करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है।